Hello friends, today we'll study about tobacco mosaic virus, that is TMV. So first of all we'll study its structure. Tobacco mosaic virus is long, cylinder and rod shaped virus. Here you can see it is cylindrical and more like a rod shaped virus. It is a complex structure and it is made up of nucleoprotein or nucleic acid, which is RNA, and this RNA, it is surrounded from all the sides by a protein coat, or what we call it as capsid. So there are two components of this virus. First is RNA and another component is protein coat or capsid. Whenever we take a little portion of this virus, like this much portion of the virus, and then zoom it and enlarged portion, here you can see. So we can see large number of protein units, and each protein unit is called as capsomere. So there are, आप ये देख सकते हैं जो ब्लैक में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, this is an individual protein unit, and this individual protein unit is called as capsomere, and there are almost 2130 capsomeres present in this virus. RNA which is present in the center, it is single stranded RNA. अब देखिए RNA हमारे पास दो तरह से हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA हो सकता है. तो TMV जो है इसमें कौन सा वायरस RNA होता है हमारे पास? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. और ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ब्लू कलर में RNA यहीं तक दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है. ये RNA हमारे पास बिल्कुल नीचे तक, यहाँ तक RNA है, थोड़ा सा प्रोट्रूड कर रहा होता है, और बाकी एक सराउंडिंग, जैसे आपके पास वो होता है बॉल पॉइंट पेन में एक स्पाइरल होता है, आप देखते होंगे उस स्पाइरल के अंदर रिफिल होता है, वैसा स्पाइरल आपके पास स्पाइरली और हेलिकली कॉइल्ड बीच में क्या होता है? आरएनए प्रेजेंट होता है, एंड दिस आरएनए इट इज कंपोज्ड ऑफ 6500 nucleotides. So I think this thing is clear that capsomeres are closely packed and arranged in regular helix around the central होल. ये बीच में एक सेंट्रल होल है. मान लो अगर आप इसको ऊपर से देखते हैं तो आपको जो आपको सेक्शन में वायरस दिखेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा कि सेंटर में क्या है आपके पास? ये आरएनए है जो डार्कली ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है आरएनए. उसके पेरिफेरी में क्या होंगे हमारे पास? कैप्सोमेयर्स होंगे. सो जो प्रोटीन है, प्रोटीन इट अकाउंट्स टू 95%. कैप्सोमेयर्स दे contribute 95% to the viral structure, और जो RNA है it contribute only 5% to the total substance in case of TMV. आप जो देखते हैं सेंटर में क्या होता है, एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सेंट्रल कोर बोलते हैं. उस सेंट्रल कोर का जो डायमीटर है दैट इज 80 एंगस्ट्रॉन्ग, और जो वायरस का पूरा डायमीटर है दैट इज 180 एंगस्ट्रॉन्ग. तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि उसकी लेंथ कितनी है? 3000 एंगस्ट्रॉन्ग. उसकी डायमीटर कितना है? 180 एंगस्ट्रॉन्ग. और जो सेंट्रल कोर है उसका डाया कितना है हमारे पास? 80 एंगस्ट्रॉन्ग्स. फिर आती है इसकी डिस्कवरी. सो दिस वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय इवानोस्की इन 1982. इवानोस्की क्या थे? रशियन बॉटनिस्ट थे. एंड देन दिस वायरस वाज क्रिस्टलाइज्ड बाय WM स्टैनले इन द ईयर 1935. ये हम लोग देख चुके कि इट इज सिलिंड्रिकल और रोड शेप्ड वायरस, एंड इट कंटेन्स सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. इट इज अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक. और इसके बारे में एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि इट इज ऑल्सो द फर्स्ट वायरस टू बी स्टडीड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है तो इसका मतलब होगा कि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल है, इसको हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकते. इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज 4 लाख डाल्टन, और ईच कैप्सोमेयर जो हमने ऊपर देखा था, ये जो कैप्सोमेयर्स थी, ईच सॉरी इंडिविजुअल प्रोटीन है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है? 17,000 डाल्टन. फिर हम देखते हैं हम क्यों TMV को पढ़ रहे हैं, बिकॉज इट इज ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्यों? क्योंकि अगर कहीं भी टोबैको मोज़ाइक वायरस किसी भी टोबैको क्रॉप को या पोटैटो क्रॉप को या टोमेटो क्रॉप को, शुगर केन क्रॉप को, इस तरह से बहुत सारे क्रॉप्स हैं जिनको ये अफेक्ट करता है, जिनमें पैथोजेनिक डिजीजेस कॉज करता है. अगर किसी भी क्रॉप को अगर ये इन्फेक्ट करता है, सो वो सीरियस एक तरह का
उसमें डिजीज होता है और ये प्लांट को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। सिम्टम्स ऑफ टीएमवी, इसका एक और नाम भी है बेटा, निकोशियाना वायरस। निकोशियाना क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसको निकोशियाना स्पीशीज जो थी, जो कि टोबैको की स्पीशीज है, उसमें पाया गया था, एंड इट इज वाइडली स्प्रेड इन ऑल द स्पीशीज ऑफ निकोशियाना। ये जो डिजीज है सारे निकोशियाना स्पीशीज में देखने को मिलती है, इसीलिए इसको हम निकोशियाना वायरस भी बोलते हैं। सो इट इज अ सीरियस पैथोजन, दिस इज क्लियर। एंड व्हाई इट इज सीरियस? बिकॉज इट रैपिडली मल्टीप्लाइज विद इन द होस्ट। अगर ये मान लो किसी भी एक प्लांट में अफेक्ट कर गया, किसी एक प्लांट पार्ट में अगर चला गया, तो ये पूरे के पूरे एक प्लांट से दूसरे प्लांट में इस तरह से पूरे के पूरे एक फील्ड को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता था। और उसका हमें पता है कि जो टोबैको है उसका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो कहाँ लाई करती है? इन इट्स लीव्स, क्योंकि लीव्स ही जो है उनको हम सेल करते हैं, तो इसीलिए वो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू को, मार्केट वैल्यू को, उसकी जो कमर्शियल वैल्यू है उसको क्या कर देता है? ड्रॉप कर देता है। जो मेजर इसका सिम्टम है दैट इट कॉजेज डाउनवर्ड कर्लिंग एंड डिटेरियोरेशन ऑफ लीव्स। सबसे पहले क्या होगा? यंग लीव्स में अगर टोबैको मोज़ेक वायरस एंटर करता है तो वो क्या करेगा? लीव्स में येलो कलर्स के पैचेस देना शुरू कर देगा, क्लोरोसिस हो जाएगी। लीव्स जो कि टिपिकली ग्रीन इन कलर होते हैं वो कैसे होने शुरू हो जाएंगे? येलो कलर के होने शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे लीफ बड़ा होता जाएगा तो फाइनली उस लीफ में वी कैन सी लाइट एंड डार्क ग्रीन पैचेस, लाइट और डार्क ग्रीन कलर के पैचेस जो है हमें देखने को मिलेंगे। इसीलिए इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं? दिस डिजीज इज कॉल्ड एज मोज़ेक डिजीज। Next, we'll see replication of TMV, or we can call it as multiplication of TMV, और in simple terms में life cycle of TMV की किस तरह से आपका जो वायरस है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। सो लाइफ साइकिल के अंदर हम दो हेडिंग्स पढ़ेंगे, फर्स्ट इज ट्रांसमिशन, सेकंड इज रेप्लिकेशन। सो ट्रांसमिशन क्या होता है कि एक हेल्दी प्लांट से, सॉरी, एक डिजीज्ड प्लांट से हेल्दी प्लांट में जब इन्फेक्शन जाएगा उसको हम बोलेंगे ट्रांसमिशन। So there are various means of transmission. I have taken only 5 out of those. So जो important means हैं ट्रांसमिशन के वो यहाँ है। फर्स्ट आता है इन्फेक्टेड डेब्रिस। सपोज आपके पास क्या है? एक फील्ड है, उस फील्ड में आपने टोबैको की क्रॉप को लगाया हुआ है। तो जैसे ही वो टोबैको की क्रॉप एक बार इन्फेक्ट हो गई, मान लो suppose there are two fields which are lying close to each other. एक फील्ड आपका हेल्दी फील्ड है, दूसरा फील्ड में आपके पास क्या है? एक डिजीज्ड प्लांट्स हैं। तो क्या होगा आपके पास? फर्स्ट मीन्स दैट इज इन्फेक्टेड डेब्रिस। मान लो इस डिजीज क्रॉप की हार्वेस्टिंग करने के बाद आपने इस फील्ड को प्लो कर दिया, अगेन इसमें न्यू प्लांट्स को सो किया, तो इन न्यू प्लांट्स में क्या होगा? जो सॉइल में वायरसेस सर्वाइव कर रहे होंगे वो क्या करेंगे? इन प्लांट्स को अफेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये वाले प्लांट्स भी कैसे हो जाएंगे? डिजीज्ड हो जाएंगे। समझ के? तो या तो इसका लेफ्ट, जो डिजीज प्लांट्स हैं उनका लेफ्ट आउट जो है वो न्यू क्रॉप को क्या कर देगा? इन्फेक्ट कर देगा। दूसरी चीज आती है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। सपोज आपने किसी एग्रीकल्चरल टूल से किसी डिजीज प्लांट में जाके उसको टच करवाया, मान लो उसमें से कुछ आपने, तो वो क्या होगा? हेल्दी प्लांट में जब आप सेम एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स को यूज करेंगे तो वो भी डिजीज हो जाएंगे। सेकंड, थर्ड आ जाएगा आपके पास टच। फॉर एग्जांपल आपने डिजीज क्रॉप के जो लीव्स थे उन लीव्स को टच किया, आपके पास क्या आ गया? आपके हैंड्स में सैप आ गया, और उसी सैप वाले हैंड से आपने हेल्दी फील्ड्स में जाके उनके लीव्स को अगर टच कर दिया तो हेल्दी प्लांट्स कैसे हो जाएंगे आपके पास? अगेन दे विल बी डिजीज्ड। फाइन। उसके बाद आता है ग्रास होपर्स। ग्रास होपर्स भी सेम रोल प्ले करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ दिस वायरस। जो ग्रास होपर है वो भी सेम करेगा कि उसके सैप को सक करेगा, डिजीज प्लांट के सैप के साथ साथ वो वायरस को भी सक कर लेगा। जब वो हेल्दी प्लांट में जाएगा तो हेल्दी प्लांट में जाके वो डिजीज कॉज कर देगा, उन हेल्दी प्लांट्स को डिजीज कर देगा। उसके बाद आते हैं सिगार्स एंड सिगरेट। हमें पता है कि सिगार्स एंड सिगरेट्स में भी क्या होता है? टोबैको लीव्स होते हैं। अगर मान लो आपने डिजीज्ड लीव्स को अगर यूज किया है सिगार्स एंड सिगरेट्स में, तो वो उन लीव सिगार्स और सिगरेट्स में क्या करेंगे? सर्वाइव करेंगे फॉर ईयर्स। एंड जैसे ही वो इन्फेक्टेड सिगार या फिर सिगरेट आपने किसी भी हेल्दी क्रॉप फील्ड में अगर फेंक दी तो वहां जाके वो उस प्लांट को डिजीज्ड कर देंगे।
इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास आता है रेप्लिकेशन। बहुत सारी बुक्स में रेप्लिकेशन नहीं दिया होता, बट इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ टीएमवी। सो लेट्स सी कि कैसे ये रेप्लिकेट करता है। विल स्टार्ट विद होस्ट सेल विच इज अ हेल्दी होस्ट सेल। मान लो कोई हेल्दी क्रॉप है, उसमें अगर टीएमवी थ्रू सैप या फिर थ्रू इन्फेक्टेड डेब्रिस या एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से अगर ट्रांसमिट हुआ, तो वो कैसे अपना लाइफ को प्रोसीड करेगा। तो टीएमवी आप यहाँ देख सकते हैं कि इट इज रॉड शेप बैक्टीरिया। वो क्या करेगा, होस्ट सेल के साथ में अटैच हो जाएगा। होस्ट सेल के साथ में अटैच्ड हुआ तो उसमें देखो वायरस दो चीजों से बना है, एक आ जाएगी प्रोटीन, दूसरा आ जाएगा आरएनए। तो देखो प्रोटीन्स भी अंदर एंटर हो गई और आरएनए भी अंदर एंटर हो गया, बट उनका फेट अलग अलग होगा। डिग्रेडिंग वायरल प्रोटीन्स और कैप्सिड्स, जो वायरस की प्रोटीन्स होंगी वो सेल के अंदर जाते ही क्या होने लग जाएंगी, डिग्रेड होने लग जाएंगी। और जो वायरल आरएनए है वो कहाँ चला जाएगा, इनसाइड द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के अंदर अगर आरएनए चला गया तो वो होस्ट सेल के मेटाबॉलिज्म या होस्ट सेल की मशीनरी को पूरा का पूरा यूज करने स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट में क्या होगा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था, ये अपनी कॉपी बना देगा और उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। वही आरएनए क्या करेगा, सेल के अंदर जाके बहुत सारा आरएनए बनाएगा, और जब वो आरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएगा, देन इट विल एक्ट एज वायरल मैसेंजर आरएनए। और हमें पता है मैसेंजर आरएनए का क्या काम है, इट विल मेक प्रोटीन्स। और ये वायरल मैसेंजर आरएनए है तो प्रोटीन्स कौन सी बनेंगी, वायरल प्रोटीन्स बनेंगी। तो जैसे ही ये ट्रांसलेट होंगी, लार्ज नंबर ऑफ वायरल प्रोटीन्स विल बी फॉर्म्ड। लार्ज नंबर ऑफ वायरल प्रोटीन्स बनी। अब एक सेल के अंदर क्या क्या चीजें आ गई, देखो वी कैन सी वायरल प्रोटीन्स एंड वायरल आरएनए, दोनों चीजें आ गई, प्रोटीन भी आ गई, आरएनए भी आ गया। फिर आता है उनकी असेंबली। असेंबली होगी आरएनए और प्रोटीन्स की, उसकी वजह से क्या बनेगा, एक कंप्लीट वायरस पार्टिकल बनेगा। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ आरएनए और प्रोटीन्स प्रेजेंट है, तो एक से ज्यादा टीएमवी जो है एक सेल के अंदर बनेंगे। एंड फाइनली वो सारे के सारे टीएमवी जो है वो रिलीज होके न्यू क्रॉप को इन्फेक्ट कर सकते हैं। एंड एट लास्ट हमारे पास आते हैं कंट्रोल मेजर्स, कि हम उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। देखो देर आर वेरियस मीन्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ दिस डिजीज। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मान लो किसी क्रॉप में अगर टोबैको मोज़ेक वायरस के आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि हम उन प्लांट्स को अपरूट कर लें, उनको जमीन से निकाल के उनको जला दें। तो फर्स्ट आ जाता है बर्निंग ऑफ डेब्रिस। सेकेंड आता है स्टरलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल टूल्स। जो भी एग्रीकल्चरल टूल्स हम यूज करेंगे उन सबको हम बिफोर स्टरलाइजेशन यूज नहीं करेंगे, जब एक बार स्टरलाइजेशन हो जाएगी तब हम उनको यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है आजकल के टाइम में, रेजिस्टेंट वेराइटीज को यूज करना। अगर हमारे पास रेजिस्टेंट सीड्स है, रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं, तो टीएमवी अगर प्रेजेंट हो भी सॉइल में तब भी वो डिजीज कॉज नहीं कर सकता। आजकल एक्सरेज जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट मीन्स निकल के आए हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ दिस डिजीज। अगर हम एक्सरे ट्रीटमेंट देते हैं तब भी जाके ये डिजीज जो है वो कंट्रोल हो सकती है। बट इम्पॉर्टेंट यही है कि आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, बर्निंग ऑफ डेब्रिस जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ऊपर से ये है कि अगर आप क्या कर दें, क्रॉप रोटेशन करें। अगर क्रॉप रोटेशन करते हैं तब भी वायरस जो है वो एक सीजन से दूसरे सीजन में स्प्रेड नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टीएमवी। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।